हाँ, कॉम्प्लेक्स में आएंगे रूट, +5 है। अच्छा 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 अच्छा, कॉम्प्लेक्स में आएंगे रूट। क्या रूट आएंगे? 4 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस आयोटा, बिल्कुल ये रूट आएंगे। तो इसका क्या बन जाएगा? ई रेस टू पावर 2z C1 cos z प्लस C2 sin z, ये तो CF हो जाएगा। ठीक है, PI कैसे निकालेंगे? ये तो हो गया CF। PI निकालो, निकाल पा रहे हो? चले आगे, कर लेंगे कैलकुलेशन। t² माइनस 4d प्लस 5, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन ई रेस टू पावर 2z साइन z। अब चूंकि 2 इस नीचे वाले का फैक्टर नहीं है, नहीं बनेगा, तो इसको कैसे लिख देंगे अपन? ई रेस टू पावर 2z 1 अपॉन d प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4d प्लस 2, ये बन जाएगा साइन z। किया है ऐसा अपन ने? ये क्या बनेगा बताओ? d² प्लस 4 माइनस 4 कैंसल, ठीक है, ये क्या बनेगा? 4 माइनस 8 माइनस 4, ऐसा बनेगा, सही बनेगा, ठीक है, इंटू साइन जेड। इसकी वैल्यू क्या होती है? जेड अपॉन 2, नेगेटिव का पॉजिटिव का, बस। अब इसको अपन को किसमें फॉर्म चेंज करना है? एक्स की फॉर्म में। एक्स इक्वल्स टू ई की पावर जेड, तो ये हो गया माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ln x अपॉन 2 कॉस ln x। कर सकते हैं, केवल क्या करना है? x की जगह e की पावर जेड पुट करके, सामने भी x रहेगा, उसको e की पावर जेड की फॉर्म में चेंज कर देना, ठीक है। चलें, अब यहां पे देखो हुआ क्या। यहां पे जो अपना एक्स स्क्वायर साइन ln x था, x को अपन ने e की पावर जेड पुट किया तो अपना सिंपल टर्म बनी। इसका अपन पीआई निकालना थोड़ा आसान है, निकाल सकते हैं अपन, फॉर्मूले अपन को पता है, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे मैं e की पावर x देता आपको, e की पावर x देता, अब यहां पे e की पावर z पुट करते तो क्या मिलता? e रेस टू पावर z। थोड़ी गंदी टर्म बनती। इसका अपन को पूरे सिंपल मेथड से, जो अपना जनरल मेथड था, उससे इंटीग्रेशन करना पड़ता, उससे पीआई निकालना पड़ता। तो जब ये वाली फॉर्म हो, तब तो अपन जेड की फॉर्म में चेंज करके सिंपली कर सकते हैं। लेकिन जब इस तरह की फॉर्म्स हो जिनमें जेड पुट करने पर थोड़ा गंदा बनता है, उसके लिए अपन एक आर्टिकल लिखते हैं। उस आर्टिकल से ये वाले क्वेश्चंस कैलकुलेशन सॉल्व हो जाती है। अपन इसको जेड की फॉर्म में चेंज नहीं करते, ई की पावर एक्स को उसी फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में ही सॉल्व कर लेते हैं। आर्टिकल लिखते हैं चलो इसका एक।
ऐसा फॉर्मूला अपन ने किसके लिए देखा था? ये किसमें इसलिए क्या बनेगा? 1/d माइनस एल्फा क्यू एक्स। ये अपन ने कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले में देखा था कि नहीं देखा था? देखा था। लेकिन वहां पे क्या था? ये भी d जो था d अपॉन डी एक्स था, d अपॉन डी एक्स था। यहां पे क्या है? d अपॉन डी जेड की फॉर्म। अपन जब इसको, कौन सी टर्म बनेगी एक बार लिखना इसको, अगर मैं x की फॉर्म में लिखूं तो क्या बनता है? ये x dy बाई डी एक्स माइनस एल्फा वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स। अगर मैं x की फॉर्म में लिखूं तो यही टर्म है। अपन x डी अपॉन डी एक्स को ही तो जेड पुट करते हैं, डी पुट करते हैं, वही था। अगर इसको ये लो, x डी अपॉन डी एक्स, यही तो था। अब यहां पे अपन ने x डी अपॉन डी एक्स को कैपिटल डी पुट किया तो अपना ये फॉर्म बन गया। अब मैंने आपको सॉल्व करना बताया कि भाई ये डी अपॉन डी जेड है, x को e की पावर z पुट कर रहे हैं, उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर क्यू एक्स जैसे हो गया, e की पावर x जैसी फॉर्म का, तो अपन को प्रॉब्लम आ रही थी इंटीग्रेशन फाइंड करने में। तो अपन इसको x की फॉर्म में ही सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। x की फॉर्म में सॉल्व करें, बताओ यही बनेगा। x की फॉर्म में करेंगे तो इसको लिख दें अपन dy बाई डी एक्स माइनस एल्फा एक्स अपॉन वाई इक्वल टू क्यू एक्स अपॉन एक्स। ये क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करना आता है कैसे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो, उससे करो करो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके क्या है? इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू पावर माइनस एल्फा अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? 1/x की पावर एल्सा, है ना? क्या मिलेगा सॉल्यूशन? y/x की पावर एल्फा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू एक्स एक्स की पावर माइनस ऑफ ऐसा क्यू एक्स अपॉन एक्स, एक्स की जगह एल्फा प्लस 1 बनेगा, उसको ऊपर लेके चले गए। तो सॉल्यूशन y क्या मिलेगा? x रेज टू पावर माइनस एल्फा क्यू एक्स एक्स की पावर ऐसा। अपन को y सॉल्यूशन ही तो चाहिए था, ये अपना सॉल्यूशन हो गया। अपन ने x z की फॉर्म में चेंज नहीं किया, केवल इसको x की फॉर्म में जनरल सॉल्यूशन निकाल दिया इसका। अपन ने ऐसा फॉर्मूला जब ये d अपॉन डी एक्स था उसके लिए भी फाइंड किया था, उसमें क्या आया था? e की पावर माइनस एल्फा क्यू एक्स ई की पावर एल्फा डी एक्स, ऐसे ही आया था। सॉरी, दोनों साइड नेगेटिव कैसे आ गए? ये तो पॉजिटिव आएगा ना, ये ऊपर जाएगा। ये क्यू एक्स रेस्ट पर एल्फा ऊपर जाएगा, पॉजिटिव आएगा ना। तो उसके लिए क्या आया था? डी माइनस एल्फा के लिए ई रेस टू पावर एल्फा एक्स क्यू एक्स ई रेस टू पावर माइनस एल्फा एक्स डी एक्स। केवल इसमें ई रेस टू पावर माइनस एल्फा के साथ प्लस 1 आ गया। तो ये अपन ने इसके लिए जनरल फॉर्मूला फाइंड कर लिया। यहाँ पे y की जगह ऐसे लिखना, याद रहेगा तुमको। 1/d माइनस एल्फा क्यू एक्स, ऐसा, वेयर d इक्वल्स टू d अपॉन डी जेड। अब ये तुम्हारा सिंपल फॉर्मूला सीधा याद रखने वाला हो गया। हो गया?
लो नहीं हुआ तो करो क्वेश्चन। 4x dy/dx प्लस 2y इक्वल्स टू e रेज टू पावर x। क्या करेंगे? वही dd-1 4d प्लस 2 कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज हो जाएगी। कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज होके CF निकाल पाएंगे, Z की फॉर्म में आएगा, उसे X की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। यहां पे X की जगह e की पावर Z पुट करो, या तो जनरल मेथड से करना पड़ेगा। फिर अगर X की जगह e की पावर Z नहीं पुट करें तो ये आपके पास एक फॉर्मूला ये भी रखा, इससे कर सकते हैं। x² 4x प्लस 2। आप भी करो, मैं भी करता हूं। है ना, या तो फॉर्मूला पहले इस पे लगाओ, फिर फॉर्मूला जो आंसर मिले इस पे लगाओ, या तो ऐसे करो, या फिर बाई पार्ट्स दोनों को अलग अलग कर लो, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर दो। 1/d प्लस 1 माइनस 1/d+2 2 - 1 खत्म। इस पे भी फॉर्मूला अप्लाई कर दो, इस पे भी अप्लाई कर दो अलग अलग। x रेज टू पावर क्यू एक्स का फंक्शन ही तो है, वहां पे डी क्या है, d/dz। तो ये तो मैंने बताया कि कभी x का फंक्शन के रूप में फॉर्म में रखना हो तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। माइनस अल्फा है तो x की पावर अल्फा, वही सेम जैसा वहां पे था, केवल वही फॉर्म है, अंदर केवल अल्फा प्लस 1 आएगा। क्या मिलेगा? सही लिखा है क्या? एक्स रेज टू पावर अल्फा, अल्फा की वैल्यू -1 है यहाँ पे, तो एक्स रेज टू पावर अल्फा एक्स रेज टू पावर माइनस ऑफ अल्फा प्लस 1, अल्फा की वैल्यू -1 प्लस 1। अंदर बाहर दोनों माइनस है, यहां पे माइनस माइनस प्लस नहीं है। यहां पे देखो d माइनस अल्फा, माइनस अल्फा है तो
पॉजिटिव अल्फा अंदर और नेगेटिव अल्फा, पॉजिटिव अल्फा बाहर, नेगेटिव अल्फा अंदर। मैंने सीधा सीधा इसलिए तो लिखा, यहां पे अल्फा, पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान मत दो, यहां पे सीधा अल्फा लिखा जाएगा, अंदर अल्फा प्लस 1 लिखा जाएगा, और डी माइनस अल्फा की फॉर्म में। यहां पे डी प्लस 1 है तो डी माइनस माइनस 1, अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? -1, तो एक्स की पावर अल्फा, एक्स की पावर नेगेटिव ऑफ अल्फा प्लस 1। क्या बन गया ये? 1/x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, e की पावर x बचेगा, e की पावर x, इधर बताओ 1/x² -1 x इंटू ई की पावर x, x इंटू ई की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x -1 e की पावर x। ये आपका डायरेक्ट x की फॉर्म में सॉल्यूशन मिल जाएगा। हो गया? अपन ने, अगर मुझे QX जो है x की पावर m फॉर्म में दिया हुआ है, x की पावर m फॉर्म में दिया हुआ है, x की जगह क्या पुट करोगे आप? e की पावर z, तो ये क्या बनेगा? e की पावर mz। e की पावर mz के लिए आपके पास z की फॉर्म में चेंज करने के बाद फॉर्मूले हैं, है ना फॉर्मूले? तो आपको वैसे इस आर्टिकल को याद रखने की जरूरत नहीं है अपने आप, क्योंकि आप x की जगह e की पावर z पुट करोगे, सिंपली आपका कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली कैलकुलेशन आपको, ये इसमें जो रिजल्ट मिलेगा आपको याद रखने की तो जरूरत नहीं है, केवल अपन प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं कि इसमें क्या बनता है, क्योंकि जनरल फॉर्म में बार बार आती रहती है ये। क्या बनेगा इसमें बताओ? अपन x की जगह क्या पुट करेंगे? e की पावर z। ठीक है, अपना yp जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे वो ऐसा कुछ बनेगा, 1/f(d) e की पावर mz, इसी फॉर्म में बनेगा। अब इस वाली फॉर्म को तो आपको सॉल्व करना आता है कि अगर m इसका कोई फैक्टर नहीं है, f ऑफ m 0 नहीं बनता, तब तो आप क्या डायरेक्ट पुट कर देते हो? केस फर्स्ट, इफ f ऑफ m इज नॉट इक्वल टू 0, तो अपन क्या लिखते हैं? yp इक्वल टू 1/f ऑफ m e की पावर mz। तो फिर अपना सॉल्यूशन हो जाता है 1/f ऑफ m x रेज टू पावर m। नो प्रॉब्लम, पता है सबको। अगर केस सेकंड, अगर f ऑफ m इक्वल्स टू 0 हो जाता है, अगर 0 हुआ है तो किसी ऑर्डर का तो फैक्टर रहेगा। अपन मान लेते हैं f ऑफ d जो है वो है d माइनस m की पावर r इंटू GD। मैंने r ऑर्डर का फैक्टर मान लिया। ठीक है, बनाओ क्या बनेगा? yp 1/d माइनस m की पावर r g ऑफ d e की पावर mz। और आपको पता है g ऑफ m नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, g ऑफ m नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें अप्लाई करना नहीं आता क्या आपको? e की पावर mz में आप अप्लाई करना जानते हो ना भाई, ये फैक्टर 0 देता है, ये फैक्टर नॉन 0 देता है, क्या कर देते? यहां तो डायरेक्ट पुट कर देते थे, और जब x की पावर r ये फॉर्म है तो z की पावर r अपॉन, ये ध्यान रखना है अपन को, z की फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं तो z की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल g ऑफ m e की पावर mz। ठीक है, और z की वैल्यू क्या है? log x, तो ये हो जाएगा log x की पावर r
आर फैक्टोरियल एक्स की पावर m g ऑफ m। याद करने की जरूरत नहीं है अपन को, कैलकुलेशन कर सकते हैं। बस अपन क्या करते हैं, यहां पे z की पावर r लिखना भूल जाते हैं, इसको डायरेक्ट x की पावर r लिख देते हैं एग्जाम में, वो गलती करते हैं अपन। लिख लो इसको। हो गया। इसमें क्या करना होगा, देखो इस वाले फॉर्म को तो आप सॉल्व कर लोगे। क्या बन जाएगी इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, m स्क्वायर माइनस वन प्लस 2m प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, ऐसी बनेगी क्या। d इंटू डी माइनस वन, तो माइनस वन रहेगा यहां से, 3 यहां से आएगा, ये बन जाएगी। इसका तो आपको पता है क्या रूट में लेंगे, माइनस वन माइनस वन। सी एफ निकालना आता है आपको, निकाल लोगे। सी एफ इक्वल्स टू सी वन प्लस सी टू एल एन एक्स वन अपॉन एक्स, यही बनेगा क्या। सी वन प्लस सी टू जेड ई की पावर माइनस जेड बनता, तो जेड की जगह एल एन एक्स पुट कर दिया, ई की पावर माइनस जेड की जगह वन अपॉन एक्स रख दिया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल में मैंने आपको दो बातें बताई हैं, या तो एक्स की जगह ई की पावर जेड पुट करो, एक्स की जगह ई की पावर जेड पुट करो, या फिर आपके पास जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करो। करोगे, होमवर्क में छोड़ दूं ये, करो।
आंसर वन अपॉन एक्स ln x अपॉन x माइनस वन। इसको तुम घर पे ट्राई करना, चलो ठीक है, आगे चलते हैं अपन। चलें आगे। अब बताओ, जो अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन थी, मैं सेकंड ऑर्डर में बात करता हूं, अपनी क्या थी, y डबल डैश एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस ए एक्स वाई डैश प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो। अपनी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अपन इसको चेंज करते हैं तो किस फॉर्म में चेंज होती है बताओ? ये मैं सही लिख रहा हूं क्या? इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बताना, एम स्क्वायर प्लस ए माइनस वन एम प्लस बी इक्वल टू जीरो, इसी फॉर्म में चेंज होगी। यहां पे एक माइनस वन आ जाएगा तो ए माइनस वन एम, इसी फॉर्म में चेंज होगी। अब इसके रूट्स या तो दोनों रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, वही ये एक इक्वेशन है, इसके अपन रूट फाइंड करेंगे। इसके रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, पहला ऑप्शन। सेकंड, रियल एंड सेम रिपीटेड, यहां पे हो गया लैम्डा वन एंड लैम्डा टू, इसके रूट्स लैम्डा वन, या फिर एल्फा प्लस माइनस आयोटा, इस फॉर्म में हो सकते हैं इसके रूट्स, ठीक है। बताओ, अगर इस फॉर्म में रूट्स आए तो सॉल्यूशन क्या बनेगा? y इक्वल्स टू सी वन एक्स की पावर लैम्डा वन सी टू एक्स की पावर, इस फॉर्म में ही बनेंगे सॉल्यूशन, e की पावर लैम्डा एक्स, e की पावर, इस फॉर्म में आए तो सी वन प्लस एल एन एक्स एक्स की पावर, इसी फॉर्म में आएंगे। इसमें आए तो क्या बनेंगे बताओ? y इक्वल्स टू, बताओ, e की पावर अल्फा एक्स आता तो x की पावर अल्फा सी वन कॉस एल एन बीटा एक्स प्लस सी टू साइन, इसी फॉर्म में आते हैं। अब ये देखो, इनको ऑब्जर्व करो, इनमें से कौन कौन बाउंडेड है, कौन कौन रिपीटेड, पहले लिख लो। चलो, रूट्स इस फॉर्म में आते हैं हमेशा इसके। क्या? अल्फा प्लस माइनस, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड सेम, रियल डिस्टिंक्ट, रियल रिपीटेड। हो गया? अगर मैं इस वाले के बारे में पूछूं, क्या ये बाउंडेड है? पहला वाला बाउंडेड है क्या?
लेमडा की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, ट्रिवियल सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं कर रहा। ट्रिवियल सॉल्यूशन जीरो सॉल्यूशन हमेशा बाउंडेड होता है, उसको एक बार के लिए छोड़ दो। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या कभी इसका बाउंडेड हो सकता है? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नेगेटिव होगा तो 1/x, x टेंड्स टू 0 पे अनबाउंडेड। बाउंडेड के बारे में बात कर रहा हूं, हमेशा अनबाउंडेड होगा। सेकंड वाला बताओ, अनबाउंडेड होगा क्योंकि ln x खुद अनबाउंडेड होता है। इधर x की पावर पॉजिटिव आई तो अनबाउंडेड, x की पावर तो 1 में जाएगा, वो अनबाउंडेड। ठीक है, ये वाला अगर अल्फा की वैल्यू 0 आई तब तो ये बाउंडेड हो सकता है, अगर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आई तो नहीं होगा। यही बात है। ठीक है भाई, चलो एक टेबल और बता दो। इनको पीरियोडिक वगैरह बता सकते हो? एक टेबल में बताओ आप। कॉस ऑफ log x, साइन ऑफ log x, log ऑफ sin x, log ऑफ cos x, इनके बारे में बताओ। बाउंडेड, अनबाउंडेड, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक। बताना कौन कौन सा बाउंडेड है, कौन कौन सा नॉट बाउंडेड है। cos log x बाउंडेड या अनबाउंडेड? बाउंडेड, तो यस दिस इज बाउंडेड। अनबाउंडेड नहीं है। साइन ऑफ log x बाउंडेड, अनबाउंडेड नहीं है। ये बताओ और ये बताओ। बाउंडेड या अनबाउंडेड? बाउंडेड। कैसे कैसे? अनबाउंडेड। बताओ, सोचो, बाउंडेड या अनबाउंडेड? अनबाउंडेड। क्यों? चलो साइन बाउंडेड होता है -1 से 1 के बीच में। लॉग को डिफाइन होने के लिए पॉजिटिव चाहिए, तो मैं साइन की वैल्यू मान लो वो डोमेन ले लेता हूं जिसपे साइन 0 से 1 रहे, लेकिन साइन 0 पे तो जाएगा तब तो लॉग डिफाइन रहेगा। और जब साइन की वैल्यू 0 पे जाएगी, लॉग कहां पे जाएगा? -∞ पे। तो ये क्या हो गया? अनबाउंडेड। और ये भी जब cos 0 पे जाएगा तो log -∞ पे जाएगा। तो ये दोनों अनबाउंडेड हो गए, बाउंडेड नहीं है। पीरियोडिक का सोचो। ये पीरियोडिक है या नहीं है? है तो पीरियड बताओ। क्या? 2 पाई। बताओ। पीरियोडिक है या नहीं है? ये दोनों, ये बता दो एक बार के लिए। चलो पहले ये सिंपल है, ये दो बता दो। ये नहीं है और ऊपर वाले हैं। देखो नीचे वाले में तो आपको पता है, जब साइन रिपीट किया, जिस इंटरवल में साइन रिपीट करेगा, ये अंदर ये log y बन जाएगा ना। y की वैल्यू माइनस, जब साइन 0 से 2 पाई जाएगा तो y की कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, जब साइन 2 पाई से 4 पाई जाएगा
y की सेम वैल्यू आएगी, तो log ऑफ y भी सेम वैल्यू देगा, देगा कि नहीं देगा? तो ये भी पीरियोडिक, हर 2 पाई के बाद log रिपीट करेगा तो ये भी रिपीट करेगा, हर 2 पाई के बाद cos रिपीट करेगा तो ये भी रिपीट करेगा, तो ये दोनों तो। लेकिन यहां पे क्या होगा, लॉग फंक्शन कहीं पे भी पीरियोडिक नहीं होता, और साथ के साथ लॉग क्या होता है, एक साथ इंक्रीज नहीं करता, इसका स्लोप डिक्रीज होता रहता है। मतलब पहले तो तेजी से इंक्रीज करेगा, फिर धीरे 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 धीरे। आप बोलोगे भाई चलो बाहर वाला कॉस पीरियोडिक है, तो क्या पता अंदर वाले की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती रहे, ये उसको पीरियोडिक बनाता रहे। कॉस ऑफ लॉग पीरियोडिक कब होगा, इसके लिए लॉग पीरियोडिक नहीं है। एक फंक्शन होगा, अगर f ऑफ gx, अगर gx पीरियोडिक है तो f ऑफ gx पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा? होगा, 100% होगा। अगर gx का पीरियड t है तो f ऑफ gx का पीरियड या तो t होगा या t/2 होगा, t/4 होगा, ऐसा कुछ होगा। यहां पे वही तो है, साइन पीरियोडिक है तो log ऑफ साइन पीरियोडिक तो होगा। पीरियड उसका चलो बाद में डिफाइन करेंगे, पीरियोडिक तो होगा। तो इसी तरीके से ये भी पीरियोडिक, और दोनों पीरियोडिक हुए कि नहीं हुए? और ऊपर वाले फंक्शन दोनों, ये दोनों पीरियोडिक नहीं है। आप इसका पीरियड क्या 2 पाई बोलोगे, क्या बोलोगे? ये दोनों नॉन पीरियोडिक। कैसे? लॉग रिपीट करता है क्या? लॉग पीरियोडिक नहीं है। लॉग अपने में धीरे धीरे जो भी इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करता रहेगा। इसका स्लोप क्या फिक्स स्लोप है क्या? नहीं। आप चलो कॉस ऑफ लॉग एक्स, कॉस ऑफ लॉग एक्स, कॉस फंक्शन रिपीट करता है, इसकी पहली वैल्यू 0, अगली वैल्यू 2 पाई, उसके बाद रिपीट करेगा। लॉग एक्स की 0 वैल्यू कब आएगी? 1 पे। x बराबर आपने 1 रखा तो 0 आ जाएगी। 2 पाई कब आएगी? e रेज टू पावर 2 पाई पे। ऐसा जब आप 1 से e रेज टू पावर 2 पाई तक जाओगे तब ये 0 से, सॉरी हाँ, अपन कॉस रिपीट करवाना है ना, तो कॉस तो 0 से 2 पाई इंटरवल में रिपीट करता है। तो अपन ने x की वैल्यू 1 से जब 2 पाई तक जाएंगे तो कॉस ऑफ y जो होगा, y की वैल्यू 0 से 2 पाई पहुंच जाएगी, और टोटल फंक्शन f क्या हैगा, रिपीट करने लग जाएगा। चलो ठीक है। अगला 0 से 4 पाई चाहिए अपन को, 4 पाई चाहिए ना। y की वैल्यू सबसे पहले 0 से 2 पाई में सेम आएगी, फिर 2 पाई से 4 पाई में सेम आएगी। तो ये इंटरवल बता दिया, x यहां से यहां तक होना चाहिए। अब इसके लिए बताना, इसके लिए x क्या होना चाहिए? e रेज टू पावर 4 पाई। ठीक है, तो y जब रिपीट करेगा, y जब 0 से 2 पाई के बीच में होगा, y 0 से 2 पाई के बीच में तब होगा जब x 1 से e रेज टू पावर 2 पाई में होगा। क्या इन दोनों में जो टर्म का डिफरेंस है, इसका डिफरेंस के सेम है क्या? एक बार देखना, e रेज टू पावर 2 पाई माइनस 1 पीरियोडिक कब होता है? एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करे। x का एक इंटरवल ये आया, और दूसरा इंटरवल कौन सा मिला जिसके बाद रिपीट करेगा? इस इंटरवल के बाद रिपीट करेगा। तीसरा इंटरवल 6 पाई, मतलब इस इंटरवल में कुछ वैल्यू मिल जाएगी, फिर इतने इंटरवल में सेम वैल्यू, इतने इंटरवल में सेम वैल्यू। वैल्यू तो वही बार बार मिल रही है, लेकिन ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको पता है अगर x प्लस इसका पीरियड में 2 बोलता हूं तो x प्लस 2 पे जो वैल्यू मिल रही है वही x पे मिलेगी, x प्लस 4 पे वही वैल्यू मिलेगी। ऐसा ही तो होता है। जैसे मैंने यहां पे बोल दिया ये पीरियड है अपना, तो जस्ट 2t, इतने इंटरवल में जैसी वैल्यू, इतने इंटरवल में वैसी वैल्यू, इधर 3t पे सेम वैसी वैल्यू। तो जो इंटरवल है जिसके बाद वो रिपीट कर रहा है वो तो सेम होना चाहिए। क्या ये इंटरवल सेम है क्या? देखना, e रेज टू पावर 2 पाई माइनस 1, e रेज टू पावर 4 पाई माइनस दिस, ये चेक करना डिस्टेंस सेम है क्या दोनों की? नहीं है? पक्का?
तो ये पीरियोडिक नहीं है, रिपीट कर रहा है, लेकिन जो इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करेगा वो इंटरवल सेम नहीं रहेगा। तो आपको एक फिक्स टी नहीं मिल पाएगा जिस टी के बाद ये अपने आप को रिपीट करे। पीरियोडिक का मतलब है आप ऐसे बोलोगे कि वन इंटरवल के बाद ये रिपीट करेगा, वन डिस्टेंस चलने के बाद सेम टू सेम वैल्यू देगा, लेकिन यहां पे वो फिक्स डिस्टेंस नहीं मिल पाई। और वो फिक्स डिस्टेंस किस वजह से नहीं मिल पाई? लॉग एक्स की वजह से। लॉग एक्स एक फिक्स रेट से इंक्रीज नहीं करता, एक्स एक फिक्स रेट से इंक्रीज करता है। तो पीरियोडिक आपको पता लग जाएगा कि ठीक है कॉस ऑफ एक्स पीरियोडिक हो जाएगा। 2x अगर मैं कॉस ऑफ 2x लिखता हूं तो वो भी तो पीरियोडिक बोलते हैं अपन। क्यों? क्योंकि एक फिक्स रेट से इंक्रीज करता है। x/2 लिखते हैं तो भी पीरियोडिक बोलते हैं, पीरियोडिक बोलते हैं। अगर मैं x/पाई लिखता हूं, पाई एक्स लिखता हूं तो भी पीरियोडिक होता है। भाई इरेशनल में चला जाएगा, पीरियड तो रहेगा, रेशनल इरेशनल में जैसा भी रहेगा पीरियड। यहां पे क्या होगा? लॉग एक्स, आप देखते हो लॉग एक्स की वैल्यू 0 से 1 में जाने में बहुत तेजी से इंक्रीज करती है कि नहीं करती? लेकिन 1 से 2 जाने में ln2 कितनी छोटी सी वैल्यू है। तो मतलब इस इंटरवल में कॉस कितनी बार रिपीट किया होगा? जब माइनस इंफिनिटी से जब मैं 1 तक 0 तक आया, x की वैल्यू 0 से 1 गई, तो ln x कहां जाएगा? माइनस इंफिनिटी से 0 में। आपको पता है माइनस इंफिनिटी से 0 में, ये y बोल दूं मैं अगर इसको, y इक्वल टू ln x, तो ये क्या बन जाएगा? cos y। cos y कितने बार रिपीट कर देगा? इनफाइनेटली मैनी बार। और जब मैं 1 से 2 पे जाऊंगा तो केवल इतना सा इंक्रीज हुआ, तो केवल 2, 5, 10 बार रिपीट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो एक पैटर्न थोड़ी मिला कि भाई 1 डिस्टेंस के बाद रिपीट किया, 2 डिस्टेंस के बाद रिपीट किया। यहां तो इतने से इंटरवल में इतने सारे राउंड मार लिए, और यहां पे इतने से इंटरवल में इसने फाइनाइट 5, 10, 15, 20 राउंड मारे होंगे। तो ये लॉग एक्स ने गड़बड़ कर दी पूरी। अगर इसका रेट फिक्स होता कि भाई इस रेट से इंक्रीज कर रहा है, 2 रेट से इंक्रीज कर रहा है, 10 रेट से इंक्रीज कर रहा है, 1000 रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो ये कॉस को पीरियोडिक बना देता। अभी ये पीरियोडिक नहीं बना पाएगा। तो पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं होता, लेकिन वो तो होता है कि भाई एक फिक्स पीरियड के बाद रिपीट करना चाहिए। पीरियोडिक कैसे बोलते हो? कि 2 डिस्टेंस के बाद रिपीट करेगा, एक्स पीरियड के बाद रिपीट करेगा, वो तो होना चाहिए ना। अब इनमें ये बताओ कौन कौन से पीरियोडिक हुए? इनमें पीरियोडिक कौन कौन से हुए? क्या? 0 पीरियड? क्या पीरियड ग्रेटर देन 0 होता है? कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है इसका पीरियड? डिफाइन नहीं होता। पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन होता तो है, होता तो होगा कुछ। एक सेम पीरियड के बाद ही तो रिपीट करता होगा और कोई पीरियडिक फंक्शन। ऐसा हो सकता है कि पहले वो 1 इंटरवल के 1 डिस्टेंस के बाद रिपीट किया, फिर आगे जाके वो हाफ डिस्टेंस के बाद रिपीट करे, आगे जाके वो 1/4 डिस्टेंस के बाद रिपीट करे। उसको पीरियोडिक बोल थोड़ी बोलते हैं, नहीं बोलते ना। चलो ठीक है, आप डिफाइन नहीं कर पा रहे, कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड आप डिफाइन नहीं कर पा रहे, पर आपको पता तो एक फिक्स डिस्टेंस के बाद रिपीट कर रहा है। जो भी पीरियोडिक होगा, आपने केवल एक डेफिनेशन पढ़ी है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ ऑफ एक्स, ऐसा ही तो बोलते हो आप। तो इसका पीरियड टी हो जाता है। आप उसे फाइंड कर पा रहे हो, नहीं फाइंड कर पा रहे, तो आप बोलते हो ठीक है भाई मैं फाइंड नहीं कर पा रहा, पर पीरियोडिक तो है। तो पीरियोडिक में सबसे पहले यही डेफिनेशन तो लगाते हो। पीरियोडिक में सबसे बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि एक पीरियड मिलना चाहिए कि भाई वो 2 इंटरवल के बाद रिपीट करेगा, 2.059 इतने इंटरवल के बाद रिपीट करेगा। फिक्स पीरियड तो होता है, यहां पे वो फिक्स पीरियड नहीं है अपने पास। पहले वो इतने से इंटरवल में इतने सारे राउंड मार दिए, मतलब इसका पीरियड बहुत छोटा नंबर होना चाहिए, लेकिन फिर उसने 1 से 2 डिस्टेंस में 4 राउंड मारे, तो पीरियोडिक इसलिए नहीं हो पाया। क्या वो कांस्टेंट फंक्शन भी हर फिक्स डिस्टेंस के बाद रिपीट तो कर रहा है?
एफ ऑफ एक्स आना चाहिए। हाँ सेम ही आएगा, तभी शायद आप डिफाइन नहीं कर पा रहे उसको, तभी नहीं बोल रहे। पर हर फिक्स डिस्टेंस के बाद रिपीट, आप ऐसे तो बोल सकते हो ना कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ ऑफ एक्स। आप इस टी की वैल्यू कुछ भी पुट कर रहे हो, टी को जीरो नहीं मान रहे। पीरियोडिक में ऐसा होता है कि भाई एक फिक्स इंटरवल होता है, उसके बाद तो रिपीट करेगा ही ऐसा। ये पीरियोडिक है क्या? ये पीरियोडिक है। एक्स रेज टू पावर अल्फा पोलिनोमियल फंक्शन कभी रिपीटेड। ये वाला लॉग पीरियोडिक नहीं होता। ये वाला कॉस ऑफ लॉग एक्स, एक्स रेज टू पावर अल्फा की वजह से नहीं होगा। ये वाला पीरियोडिक नहीं है। अगर मान लो ये जीरो हो गए, कुछ हो गए, तो तीनों फंक्शनों में कोई भी पीरियोडिक है क्या? नहीं है। तो कभी भी कॉशी आयलर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा कभी भी पीरियोडिक हो सकता है क्या? जनरल सॉल्यूशन। इसका जो जनरल सॉल्यूशन इसी फॉर्म में लिखेंगे, तो इस फॉर्म का जनरल सॉल्यूशन कभी भी पीरियोडिक नहीं होगा। बाउंडेड किस केस में होगा? ना इस केस में बाउंडेड होगा, ना इस केस में बाउंडेड होगा। इसमें होगा जब अल्फा जीरो हो। ठीक है, लिखो आगे स्टेटमेंट लिखो। इसका वो बताना, रेंज बताना इसका। इसका रेंज पूछ सकते हैं ना अपन कभी, रेंज क्या होगा इसका? पोलिनोमियल फंक्शन एक्स, अगर एक्स स्क्वायर हुआ तो जीरो से इंफिनिटी, अगर एक्स ऑड पावर में हुआ तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। इसका रेंज बताना। कॉस -1 से 1 के बीच में देता है, इधर साइन ऑफ -1 से 1 के बीच में देता है। ये पूरा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स की पावर अल्फा पे डिपेंड करेगा। ठीक है, साइन ऑफ लॉग एक्स के लिए बताना, साइन ऑफ लॉग एक्स की रेंज बताना। अनबाउंडेड तो है पर रेंज बताना इसकी, माइनस इंफिनिटी से जीरो, सॉरी लॉग ऑफ साइन एक्स की, लॉग ऑफ साइन एक्स, ये तो हो गया ना लॉग ऑफ साइन एक्स की। साइन 0 से 1 तो लॉग माइनस इंफिनिटी से जीरो। पॉजिटिव होगा कभी? ये वैल्यू कभी पॉजिटिव मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी ना। माइनस इंफिनिटी से जीरो, फिर वापस माइनस इंफिनिटी। इसका ग्राफ बनाना लॉग ऑफ साइन एक्स का। लॉग ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बना सकते हो क्या? लॉग ऑफ साइन एक्स जीरो पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू में साइन जाएगा ln साइन एक्स, साइन जाएगा जीरो से 1 पे, तो लॉग कहां जाएगा? जब x जीरो पे टेंड करेगा तो लॉग माइनस इंफिनिटी पे टेंड करेगा, ये माइनस इंफिनिटी। फिर जब x पाई बाई टू पे टेंड करेगा तो ये log 1, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, फिर साइन पाई तक डिक्रीज करता हुआ जीरो पे जाएगा, तो जब ये जीरो पे जाएगा ये वापस माइनस इंफिनिटी पे, तो ये वापस माइनस इंफिनिटी पे, ऐसा। अब आपको पता है पाई से 2 पाई में साइन क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव पे तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, तो अगला जो इंटरवल इसमें डिफाइन होगा ये 2 पाई से 3 पाई, ये वापस ऐसे ऊपर उठ के वापस नीचे, ऐसा ही बनेगा। ठीक है, चलो रिजल्ट लिख लो। क्या ये वाला? ये तो साइन का बनाया था, मैंने आइडिया दिया था, इसको मत बनाओ, ये तो लॉग साइन एक्स का बनाना है अपन को, ln साइन एक्स। साइन का तो आपको पता ही है। ये बस इंटरवल ध्यान रखना, 0 से पाई, फिर 2 पाई से 3 पाई, इस इंटरवल में डिफाइन नहीं है। कॉस है तो कॉस देखो किस इंटरवल में पॉजिटिव है। कॉस का ग्राफ कैसा होता है? -पाई बाई 2 से
π/2 में पॉजिटिव होता है, तो -π/2 से π/2 में डिफाइन होगा वो, है ना। कॉस के लिए अलग बनेगा, उसके लिए इंटरवल अलग होगा बस, है ना। चलो रिजल्ट लिखो अब कुछ। कौन सा, किसका, उसका निकालेंगे, पीरियड भी निकालेंगे, रुक जाओ। लेट डिफरेंशियल इक्वेशन x² y डबल डैश ax y डैश प्लस by इक्वल्स टू 0। जनरल सॉल्यूशन नेवर पीरियोडिक। अभी अपन ने देखा पीरियोडिक नहीं थे जनरल सॉल्यूशन, देख लिए थे ना, कोई भी पार्ट पीरियोडिक नहीं आया था। एवरी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इज बाउंडेड। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बाउंडेड किस केस में था, फोर्थ वाले केस में था, ओनली फोर्थ वाले केस में था, उसमें भी अल्फा 0 होना चाहिए था। हाँ, थर्ड वाले केस में every non-trivial solution is bounded if and only if a equals to 1, b greater than 0। इसको निकाल सकते हो, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बाउंडेड होगा इफ एंड ओनली इफ ए की वैल्यू 1 मिलेगी और बी की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। कैसे, बाउंडेड केवल एक ही केस में था, जब कॉम्प्लेक्स रूट मिल रहे थे। इसका मतलब y इक्वल्स टू एक्स की पावर अल्फा c1 cos ln बीटा एक्स प्लस c2 साइन, ऐसा। इसमें भी लैम्डा इक्वल्स टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, लैम्डा 2 इक्वल्स टू अल्फा माइनस आयोटा बीटा, और फॉर बाउंडेड सॉल्यूशन अल्फा इक्वल्स टू 0। अब क्या हो जाएगा, λ1 प्लस λ2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 अल्फा विच इज 0। इसका मतलब, और यहां से अपन बोल सकते हैं λ1 इंटू λ2 इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 0, इसका मतलब बीटा स्क्वायर। अब बताओ λ1 प्लस λ2 की वैल्यू क्या मिलेगी, λ1 प्लस λ2 की अपन ने पहले ए पुट की थी ना, ये λ1 λ2 इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स होंगे। उस ऑक्सिलरी इक्वेशन में जो m का कोफिशिएंट होगा उसका नेगेटिव λ1 प्लस λ2 देगा। बताओ क्या मिलेगा ये, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन बताना, a-1। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी m² प्लस m-1a प्लस b इक्वल्स टू 0। यही बनेगी कि नहीं बनेगी, तो यहां पे λ1 प्लस λ2 की वैल्यू नेगेटिव ऑफ a-1, दिस इज इक्वल्स टू 0, इट मींस a इक्वल्स टू 1, अरे सॉरी, a-1 इंटू m, a-1 इंटू m। ये क्या मिलेगा, λ1 इंटू λ2, b मिलेगा, b इंप्लाइज b ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर b 0 हो गया तो ये कॉम्प्लेक्स रूट नहीं रह जाएगा।
तो कॉशी आयलर इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन कभी पीरियोडिक नहीं होता, सॉल्यूशन बाउंडेड होता है यदि कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, और कॉम्प्लेक्स रूट्स कब होंगे, जब ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू पॉजिटिव। और जो नॉर्मल फॉर्म थी कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली, उसमें कब हो रहे थे, ए और बी दोनों पॉजिटिव पे तो जीरो पे जा रहा था। yx टेंड्स टू जीरो व्हेन ए पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव, यही पढ़ा था। उसमें कॉम्प्लेक्स रूट कब मिल रहे थे, ए जीरो, प्योरली इमेजिनरी रूट कब मिल रहे थे, जब ए की वैल्यू जीरो मिली थी और बी की वैल्यू पॉजिटिव मिली थी। इसके कॉम्प्लेक्स रूट ही तो चाहिए आपको, वहां पे मिला था एम स्क्वायर प्लस ए एम प्लस बी, ऐसा ही मिला था। तो उसके लिए अपन ने चेक किया था, चेक कर लेना नहीं किया था तो। एम स्क्वायर प्लस ए एम प्लस बी, इसके रूट्स मिलेंगे माइनस ए प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस 4b अपॉन 2। अब इसके प्योरली इमेजिनरी रूट कब मिलेंगे, जब ए की वैल्यू जीरो होगी, प्योरली इमेजिनरी रूट के लिए। लिख लिया, पहले वाला क्वेश्चन भी करवा देंगे, पहले आज सिलेबस पूरा करना है। नहीं थोड़ा सा बचा है, ज्यादा बचा नहीं है। 12:30 2x पे नहीं चल रही, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश। अब तुम बातें कर रहे हो, क्वेश्चन नोट तुम कर नहीं रहे, करो। फॉर ऑल x greater than 0, then bounded and periodic, bounded and non-periodic, unbounded and periodic, unbounded and non-periodic। बी ऑप्शन इन फर्स्ट क्वेश्चन, क्या हुआ, फर्स्ट ट्राई करो, आएगा क्या, बी ऑप्शन। पिछला वाला रिजल्ट लिखाया था ना, कोई भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बाउंडेड होगा यदि ए की वैल्यू 1 और बी पॉजिटिव, ए की वैल्यू 1 एंड बी पॉजिटिव, मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, बाउंडेड। और मैंने आपको बताया था कि कॉशी आयलर इक्वेशन में कोई भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कभी भी बाउंड पीरियोडिक मतलब नॉन पीरियोडिक, तो नॉन पीरियोडिक एंड बाउंडेड। क्योंकि
ए बराबर 0, ए बराबर 1 एंड बी इक्वल्स टू 4 विच इज ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन 2 दिख नहीं रहा, क्वेश्चन 2 नहीं दिख रहा, अब दिख गया? अगर किसी को रिजल्ट याद नहीं रहे, इसको सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है? कॉशी एलर इक्वेशन है, डी इंटू डी माइनस 1 प्लस 1, तो डी स्क्वायर प्लस 4 बचेगी है, तो C1 cos ln 2x प्लस C2 sin ln 2x। उसका आपको बताना है कि वो बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, पीरियोडिक है नॉन पीरियोडिक है। सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है। सी ऑप्शन इन सेकंड क्वेश्चन, वेरी गुड। अल्फा 0 ले लें तब क्या होगा? कौन सा अल्फा? क्या नो सॉल्यूशन आएगा इसका? बिल्कुल हो गया, नहीं हुआ? सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन आपको मिल चुका, C1 cos ln x, C2 sin ln x, उसमें ये दोनों कंडीशंस पुट करनी है। कंडीशन ही तो पुट करनी है, कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। बताओ, y इक्वल्स टू C1 cos ln 2x प्लस C2 sin ln, यही मिला। कंडीशन क्या है? 1 पे 0, e रेज टू पावर पाई बाई 2 पे 1, क्योंकि y ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, 0 पे 1 चीज, 1 पे 0 क्या है? 1 पे 0 है, 1 पे 0 पे तो ln 2, y इक्वल्स टू C1 cos ln 2 अरे बिल्कुल 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 2 बाहर आएगा ना, cos 2 ln x, 2 z आता है तो z की जगह ln x पुट करते हैं ना, बिल्कुल सही बोल रहे हो, 2 ln x, 2z, z की जगह ln x पुट किया तो ये मिल जाएगा cos 2 ln 1 0 प्लस C2 sin 2 ln 1 0, तो ये साइन 0 तो खत्म, यहां से क्या वैल्यू मिली? C1 बराबर 0, क्योंकि y की वैल्यू क्या पुट करनी है? 0। पूरा लिखो, cos 2 ln 1 प्लस C2 sin 2 ln 1 log 1 0। सेकंड कंडीशन बताओ, e रेज टू पावर पाई बाई 2 पे वैल्यू 0 या 1? 1। फिर क्या मिलेगा? 1 इक्वल्स टू C1 की वैल्यू तो 0 हो चुकी, इसी में पुट कर दे डायरेक्ट, C2 sin 2 ln e रेज टू पावर क्या
इसकी वैल्यू 0 कैसे हुई? क्या? हाँ, e की पावर पाई बाई 2 रखेंगे तो ये क्या मिलेगा? पाई बाई 4। हाँ, साइन पाई 1 इक्वल्स टू C2 साइन 2 इंटू पाई बाई 2। दिस इंप्लाइज 1 इक्वल्स टू 0, विच इज नॉट पॉसिबल। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन में परेशान हो रहे थे अपन बस। हो गया? चलो, हाँ जी। कुछ नहीं है इसमें तो, है भी नहीं इसमें कुछ। ए नॉट ए एक्स प्लस डी रेस्ट पर एन डी एन वाई बाई डी एक्स रेस्ट पर एन। अभी आपने जो क्या आएगा? अरे स्पेलिंग क्या है वो? स्पेलिंग पे ध्यान मत दिया करो, मेरे को नहीं आती स्पेलिंग्स, कम आती है। क्या है ये? LEGENDRE। अब ठीक है? ठीक है, लेजेंडरीज इक्वेशन। अब ठीक है? ठीक है, स्पेलिंग याद करके आए हैं। सुन लो, जल्दी से सुन लो। अभी आपने क्या पढ़ा था? कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला पढ़ा था। कांस्टेंट कोफिशिएंट के बाद जो एन ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, डिफरेंशियल कोफिशिएंट था, उसके साथ एक्स की पावर एन मल्टीप्लाई में था। यहां पे ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई है, ऐसा ही है। अपन इसको किस फॉर्म में चेंज करेंगे? कॉशी आयलर फॉर्म वाली में। कैसे चेंज करेंगे? ए एक्स प्लस बी को टी मान लो, तो यहां पे टी रेस टू पावर एन, यहां पे टी रेस टू पावर एन माइनस वन, तो कॉशी वाली फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फिर वहां पे टी को ई की पावर जेड मान लेंगे, इससे किस में चेंज हो जाएगा? ये कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले में चेंज हो जाएगा। इतना तो है, करो। लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू टी implies a equals to dt by dx. Now dy by dx equals to dy by dt, dt by dx, it means a into dy by dt.
एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से पुट कर दें, ए इंटू डी वाई बाई डी टी, इसमें क्या करें डी टी अपॉन डी टी, इसको मैं लिख दूं डी अपॉन डी टी ए डी वाई बाई डी टी, एंड साथ में डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू ए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर बाई बाई डी टी स्क्वायर। इसी तरीके से हायर वालों में तो ये बन जाएगा टी रेज टू पावर एन इंटू ए की पावर एन, इसको 1 नाम दे दो। ठीक है, क्या हो गया? क्वेश्चन ही तो है आज, सिंपल सिंपल। बातें कर रहे हो तुम। थोड़ा सा बचा, देखो मैं इसको करवाने के बाद बोल सकता हूं काम खत्म। हाँ हाँ, अरे पहले मुझे क्वेश्चन जो ये बाउंडेड वाले क्वेश्चंस थे ना, ये ए एक्स प्लस बी बाउंडेड अनबाउंडेड, ये वाले क्वेश्चन पहले मैं नहीं करवाने वाला था, फिर मैंने देखा इस टाइप के क्वेश्चन है तो क्लास में करवा दो इनको, तो बाउंडेड अनबाउंडेड वाले वो डाल दिए मैंने, वरना इस फॉर्म को मैं कब का करवा देता। ये बाउंडेड है, ए छोटा है बी बड़ा है, क्यों करवा उनको, वो खुद से सोचने वाली बात है। हाँ आज कंप्लीट कर देंगे, चलो। ऐसा ही है, क्या था, ए एक्स प्लस बी की वैल्यू अपन ने टी मानी हुई थी, तो ए एक्स प्लस बी की जगह तो टी पुट कर दिया, जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर था उसकी जगह क्या पुट करना था, ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, तो एन वाले में ए की पावर एन, एन माइनस वाले में ए की पावर एन माइनस वन। ये किया, सामने एक्स था, ए एक्स प्लस बी अपन ने टी माना था, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई टी माइनस बी अपॉन। अब बचा क्या इसमें, नाउ लेट, छोड़ो इसको भी, क्या लिखो, दिस इज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, या फिर कॉशी आयलर इक्वेशन लिख दो, जिसको आपको सॉल्व करना आता है। हाँ बिल्कुल, आज मेरा ओडी पूरा हो जाएगा ना, इसलिए खुश लग रहा हूं आज। ये बोल रहे कि आज बहुत खुश लग रहे हो सर आप, आज मेरा टॉपिक पूरा हो जाएगा ना, पता नहीं, देखते हैं।
इसको करो, इसको करो, इसको करो। हाँ पार्टी, हाँ 21 अक्टूबर आने वाला है, रुक जाओ। इसको इसको एक बार इसको कंप्लीट कर लो, कंप्लीट कर लो, रह जाएगा फिर देखो ये हो जाएगा। इसमें हुआ क्या देखो, जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाली फॉर्म थी उसमें मैंने आपको बताया, जैसे मैं अलग से लिख देते हैं, x की पावर 3 डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y इक्वल्स टू समथिंग कुछ भी है। आप इसमें क्या करते थे, डी माइनस 1, इसमें प्लस 5 ये करते थे। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी, जैसे ये आ जाएगी 2x प्लस 5 की पावर 3 डी क्यू वाई बाई 2x प्लस 5 की पावर 2, आगे कुछ मल्टीप्लाई कर दो, चलो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 2x प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 10y इक्वल्स टू समथिंग कुछ, जो यहां पे x रेस टू पावर 3 होना चाहिए था, वहां पे 2x प्लस 5 है। देख लो इसमें कुछ नहीं करना, वही डी माइनस 1 डी माइनस 2, केवल 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई होगा। इसको पहले मैं बाकी लिख देता हूं, 2 इसको लिखते हैं अपन डी माइनस 1, यहां पे अपन d लिखते थे, ये 10, सब कुछ सेम लिखा। अब केवल यहां पे जो x का मल्टीप्लिकेशन है कितना है, 2 मल्टीप्लाई में है ना, इसमें तो कितना मल्टीप्लाई कर दूंगा, पहले वाले में 8 2 की पावर 3, इसमें 4, इसमें केवल 2, इतना ही हुआ है ना। देखो यहां पे इसमें a की पावर n मल्टीप्लाई हो गया, a की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई हो गया, इतना सही हुआ है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। कर पाएंगे सॉल्व, चलो सॉल्व कर लो क्वेश्चन। वन प्लस 2x का स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 6 1 प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 16y इक्वल्स टू 8 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। हाँ बिल्कुल नेट अब शुरू होगा। इसमें कैसे लिखेंगे, 4 डी माइनस 1 माइनस 6 2 प्लस 16 y इक्वल्स टू 8 1 प्लस 2x की जगह क्या माना है अपन ने, t, वो तो कंप्लीट वैसे वैसे पढ़ा ही हुआ है, ये हो गया टी स्क्वायर, और t को भी क्या लिखना है अपन को, e की पावर z, तो इसको क्या लिखेंगे इक्वल्स टू 8 e की पावर 2z। अपन ने 2 बार सब्स्टिट्यूशन किया है, 1 प्लस 2x को पहली बार में t माना और सेकेंड बार में t को e के पावर z माना। तो जो आपका इस बार सॉल्यूशन आने वाला है z की फॉर्म में आएगा, उस z को आपको t में चेंज करना है, फिर उस t को आपको x में चेंज करना है। अपन क्या z में सॉल्यूशन आ गया, x की फॉर्म में चेंज कर दिया उसको डायरेक्ट, t भूल ही गए डायरेक्ट। अपन क्या करते हैं, e की पावर z को डायरेक्ट x में करके आगे बढ़ जाते हैं। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं अपन से पूरा कैलकुलेशन करने के बाद, है ना, जैसे तुमने अभी एग्जाम्स में की अच्छी अच्छी गलतियां, सारे ने तो कॉपियां भी नहीं दी थी, कुछ ऐसे हैं जो कॉपी देने के बाद आए ही नहीं, देखने ही नहीं आए क्या है क्या नहीं है, होगी ठीक है पढ़ी रहने दो, अगली बार से मैं पहले चेक करके नहीं रखूंगा, मैंने इतनी सारी कॉपियां फालतू में चेक की, जो आएंगे उन्हीं का चेक होगा। क्या बन जाएगा ये, 4d स्क्वायर माइनस 4
माइनस 12 माइनस 16d प्लस 16 y इक्वल्स टू 8e की पावर 2z। 4 ये बनेगा डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, या फिर मैं इसको लिखू d माइनस 2 का d माइनस 2 का होल स्क्वायर, y इक्वल्स टू 8e की पावर 2z। इसका CF भी निकाल सकते हो, PI भी निकाल सकते हो। CF इक्वल्स टू C1 प्लस C2z e की पावर 2z। इसको लिखोगे C1 प्लस C2 ln t t स्क्वायर, फिर इसको लिखोगे C1 प्लस C2 ln 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए 1 अपॉन d माइनस 2 का स्क्वायर 2 इंटू ई की पावर 2z। 2 पुट करने पे 0 मिलेगा, तो ये मिलेगा z स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल ई की पावर 2z। ये 2 एक्स्ट्रा था, ये कैंसिल आउट हो गया। z को पुट कर दो, क्या पुट करेंगे, ln 1 प्लस 2x का स्क्वायर और 1 प्लस 2x का स्क्वायर। तीन क्वेश्चन बाकी है, 3 क्वेश्चन और करवाने फिर हो जाएगा। नहीं, होमवर्क वाले हैं ही नहीं वो। 1 माइनस एक्स वाला वो भी करवाऊंगा, लास्ट में करवाऊंगा वो, उसको नहीं जाऊंगा मैं 1 बजे तक रुक जाऊंगा तुम बोलोगे तो। देखो ये 3 क्वेश्चन रह जाएंगे, तुम्हारा नुकसान है। लेट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस ए एक्स वाई डैश प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x raised to power n, x raised to power n, where m comma n belongs to R। एंड लगा लो, and let a comma b belongs to a subset of R square, then mod of age finite, countably infinite, uncountable, fourth none of each। Let the general solution of the differential equation
such that every solution is polynomial form and let a comma b belongs to a subset of R square, then A is non-empty, countably infinite, uncountable, fourth none। ये बताओ, आप बताओगे? आप बताओ, मैं वेरीफाई कर दूंगा। बिल्कुल। सेकंड, फर्स्ट में सी, सेकंड में बी ऑप्शन, अकेला बी ऑप्शन। अगर बी ऑप्शन बोल दिया तो ए ऑप्शन भी तो बोलोगे क्या? क्या अगर आपके ए में इनफाइनेटली मेनी एलिमेंट्स आ जाते हैं, क्या वो सेट नॉन एम्प्टी है, एम्प्टी है? आंसर ठीक होगा, ए आएगा ना, फाइनाइट इनफाइनाइट। तो ए को बोलोगे अगर ए में इनफाइनेटली मेनी एलिमेंट्स हैं तो नॉन एम्प्टी भी तो है वो, ये ठीक होगा आंसर। नाम बताना तेरा एक बार तू। अभिजीत, ठीक है। क्या? अभिषेक, ठीक है। अनकाउंटेबल, नॉन एम्प्टी, काउंटेबल, इनफाइनाइट। सेकंड वाला भी दोनों ही बताएंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जो सॉल्यूशन है वो एक्स रेज टू पावर एम और एक्स रेज टू पावर एन वाला लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, दो ऑर्डर का है, दो ही आने चाहिए। ठीक है, अब एक्स रेज टू पावर एम और एक्स रेज टू पावर एन सॉल्यूशन कब मिलते हैं? ये वाला सॉल्यूशन कौन से वाले में मिला था? चलो आना, कहां है अपने पास? हाँ बताओ, कौन से वाले फॉर्म में मिला था? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट में। ठीक है, अपन को मतलब रूट मिलने चाहिए रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है भाई, इसके ने बोल दिया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन है वो हमेशा इसका और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है। इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन उसी केस में मिलता है जब दोनों रूट रियल और डिस्टिंक्ट हो। क्या रियल और सेम हो सकते हैं क्या रूट? अगर सेम हो गया तो C1 प्लस C2 ln x, तब इसका और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। ठीक है भाई, इसका मतलब रूट क्या होने चाहिए? रियल डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब इसने वो सारे ए और बी का कलेक्शन ले लिया जिसके लिए रूट रियल और डिस्टिंक्ट मिलेंगे। तो आपको वो सारी इक्वेशंस फाइंड करनी है जिनके लिए रूट रियल और डिस्टिंक्ट मिल जाए। ऐसी कितने ए और बी की वैल्यूज आप बता सकते हो जिनके लिए रूट रियल और डिस्टिंक्ट मिले? जिनके लिए डिस्टिंक्ट मिले वो सारे ए में आ जाएंगे, वही सेट की कार्डिनलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन केवल इतना सा रहा कि एम स्क्वायर प्लस ए माइनस 1m प्लस बी बराबर 0, यही ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी। इसके रियल रूट एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलने चाहिए। ठीक है, जिन जिन ए और बी के लिए रियल और डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे वो सारे मैं ए में डाल दूंगा। ऐसा करो, ए में पेयर डाल दो, ए और बी ये पेयर डाल दो। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर। ए के लिए यहां पे कोई बी की वैल्यू मिलेगी,
इस ए के लिए यहाँ पे कोई बी की वैल्यू मिलेगी, ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे ना। तो ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे जिनके लिए इस इक्वेशन के रूट रियल और डिस्टिंक्ट मिलेंगे। इसका मतलब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट क्या होने चाहिए, रियल और डिस्टिंक्ट। वो कब होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 पे, मतलब a माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4b ग्रेटर देन 0 पे। इसका मतलब a माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 4b। इस कंडीशन को कितने a और b सेटिस्फाई करेंगे, अनकाउंटेबली मैनी, अनकाउंटेबली मैनी a और b इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे। b की वैल्यू 5 रखो, इसके लिए अनकाउंटेबली मैनी a मिल जाएंगे। b की वैल्यू 6 रखो, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो फिर इस ए सेट में जो कि उन सारे ए और बी का कलेक्शन है, ऐसा ही है, इसमें कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, जो भी कंडीशन है, कर्नल ऑफ ए इक्वल्स टू अनकाउंटेबल, है कि नहीं, सही बात। नो प्रॉब्लम इसमें, ठीक है भाई। इसमें तो हो गया अनकाउंटेबल, रूट रियल डिस्टिंक्ट, ठीक है। यहां से इसको हटा दो, इधर रख लो, ये हो गया अनकाउंटेबल। अब सेकंड वाले में आ जाओ। सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में बोल रहा है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन सच दैट एवरी सॉल्यूशन इज पॉलिनोमियल फॉर्म। पॉलिनोमियल फॉर्म वाला सॉल्यूशन कौन से में मिल रहा था बताओ, इनमें कौन सा वाला पॉलिनोमियल फॉर्म है, पहला वाला ही पॉलिनोमियल फॉर्म है ना। तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म है ना, ये मतलब इस वाले में भी सॉल्यूशन इसी फॉर्म में चाहिए, x की पावर लैम्डा 1 x की पावर लैम्डा 2, मतलब रूट क्या मिलने चाहिए, वही रियल और डिस्टिंक्ट। ठीक है भाई, आ जाओ वापस, कहां गया, ये रहा जनरल सॉल्यूशन इसका सच दैट एवरी सॉल्यूशन इज पॉलिनोमियल फॉर्म। जिस जिसके लिए पॉलिनोमियल फॉर्म के सॉल्यूशन मिलेंगे उसको अपन को ये अपन को एक ए कॉमा बी पेयर मिल जाएगा, उन सारे ए और बी के लिए सॉल्यूशन। अब बताओ ऐसे कितने ए और बी मिलेंगे, इंटीजर, क्योंकि जब उसने पॉलिनोमियल फॉर्म नाम दे दिया तो लैम्डा की वैल्यू हाफ नहीं आ सकती, लैम्डा की वैल्यू 3/2 नहीं आ सकती। इस वाले में लैम्डा की वैल्यू 3/2 आ सकती थी भाई, एक्स की पावर एम और एन है, यहां पे एम और एन देखो कहां से बिलोंग करते हैं, आर से, है ना। तो जब इसका फॉर्म बनता एक्स की पावर हाफ प्लस एक्स की पावर 3/2, तो भी काम हो जाता अपना, वो सारे भी इसके रूट बनाते। तो मैंने सारे ले लिए, लेकिन यहां पे मुझे कौन से लेने हैं, केवल जिनके लिए लैम्डा 1 और लैम्डा 2 क्या मिले, इंटीजर मिले। इट मीन्स लैम्डा 1 बिलोंग्स टू n यूनियन 0, लैम्डा 2 बिलोंग्स टू n यूनियन 0। सही बोला हूं क्या मैं, लैम्डा 1 भी कोई इंटीजर मिलना चाहिए, इंटीजर नहीं, इंटीजर भी नहीं, पॉजिटिव इंटीजर या फिर 0, तभी पॉलिनोमियल बनेगा। 1/x एक पॉलिनोमियल नहीं होता, ठीक है। लैम्डा 1 भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, लैम्डा 2 भी नेचुरल नंबर से। बताओ लैम्डा 1 लैम्डा 2 कब नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे, ये अपनी इक्वेशन रही। लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 क्या होगा, ये भी n यूनियन 0 से बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। अगर लैम्डा 1 नेचुरल नंबर में से है, लैम्डा 2 नेचुरल नंबर में से है, तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 नेचुरल नंबर यूनियन 0, एंड लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 ये भी नेचुरल नंबर रहेगा, बिलोंग्स टू n यूनियन 0। n1 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ a माइनस 1, माइनस ऑफ ये क्या बोलो कहां से बिलोंग करेगा, ए की ऐसी कितनी वैल्यूज मिलेंगी कि a माइनस 1 नेचुरल नंबर से बिलोंग कर जाए, काउंटेबली मैनी। यहां पे क्या है, b बिलोंग्स टू n यूनियन 0, मतलब b के लिए कितनी पॉसिबिलिटी, काउंटेबली मैनी। a के लिए कितनी पॉसिबिलिटी, तो a कॉमा b के लिए कितनी पॉसिबिलिटी, काउंटेबली मैनी।
तो कैपिटल ए में ऐसे कितने एलिमेंट, कैपिटल ए की कार्डिनलिटी काउंटेबली इनफाइनाइट। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब आपको सब कुछ पता है पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेशन वाले नहीं आते। अब कभी कभी मिलते हैं कैलकुलेशन वाले, जब किस्मत अच्छी हो गया, लिख लिया? नहीं? वन लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड लास्ट। लेट yx be the solution of the differential equation x square y double dash plus ax y dash plus by equals to 0 for all x greater than 0, and let a equals to a comma b belongs to r square a minus 1 का स्क्वायर माइनस 4b greater than equals to 0. Then first there exists a comma b belongs to a such that yx be the solution which is not, which is linear combination, which is linear combination of x raised to power m and x raised to power n. There exists a comma b belongs to a such that yx be the solution which is not linear combination which is not linear combination of x raised to power m and x raised to power n. There exists a comma b belongs to a complement such that yx be the non-trivial solution which is linear combination of x raised to power m, x raised to power n. बस लास्ट क्वेश्चन है ना, सेकंड लास्ट। फर्स्ट एंड सेकंड, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट एंड सेकंड। ये अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 एम प्लस बी बराबर 0,
इसने क्या बोला है, a माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब उस जो ऑक्सिलरी इक्वेशन मिली है उसके रूट्स या तो रियल तो हमेशा रहेंगे, जब ये ग्रेटर देन 0 रहेगा, 0 के इक्वल नहीं रहेगा तब तो रियल और डिस्टिंक्ट, और जब इक्वल हो जाएगा तो रियल एंड रिपीटेड। दो ही पॉसिबिलिटी है अपने पास। ठीक है, ठीक है, इसने वो सारे ए दे दिया है जिनके लिए रियल और डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं और रियल और रिपीटेड रूट मिलते हैं। अब क्या ऐसा ए और बी का पेयर एग्जिस्ट करता है सच दैट वाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ विच इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स रेस्ट पर एम एक्स रेस्ट पर एन? बिल्कुल बिलोंग करता है। कब? जब ये पॉजिटिव रहेगा, तब C1 एक्स रेस्ट पर लेमडा, C2 एक्स रेस्ट पर लेमडा 2 मिलेगा सॉल्यूशन। ऐसे क्या ए और बी एग्जिस्ट करते हैं कि सॉल्यूशन इनका लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है? सेकंड वाली फॉर्म जिसमें ln x आ जाता है, तब सॉल्यूशन इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा क्योंकि उसमें ln x आता है। तो जब यहां पे जीरो इक्वेशन में ले गई तब ये वाला करेक्ट हो जाएगा। तो पहला भी करेक्ट है और सेकंड भी। थर्ड में आओ, ऐसे ए और बी मिलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट में सच दैट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनने के लिए रूट्स रिपीटेड रूट्स क्या होने चाहिए? रियल एंड डिस्टिंक्ट, और रियल एंड डिस्टिंक्ट सारे रूट यहां पे मिलेंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं मिलेंगे। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। सारी वही तीन इक्वेशंस पे कहानी चल रही है, जितने भी मैंने तीनों क्वेश्चन करवाए उसी पे करवाए। हो गया ये क्वेश्चन? ऑप्शन 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, इसने देयर एग्जिस्ट बात की है। ऐसे ए और बी एग्जिस्ट करने चाहिए, ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसने नहीं बोला कि फॉर ऑल ए कॉमा बी। अगर इसने फॉर ऑल बोला होता तो अपोजिट होते, अभी अपोजिट नहीं है ये दोनों। ठीक है, अब आपका वो क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाना है, कैसे करना है ये लिख लिया? क्या था वो? वन अपॉन, और यहां पे था ऐसा, d+1 बाहर छोड़ दो, क्या बनेगा? d+1 1 अपॉन d+1। इसके लिए फॉर्मूला क्या था? x रेज टू पावर माइनस एल्फा, माइनस ऑफ एल्फा की वैल्यू -1, इंटीग्रेशन x की वैल्यू क्या यहां पे, क्यों? ये तो qx हो गया ना। फॉर्मूला था 1 अपॉन d माइनस एल्फा qx इक्वल्स टू x की पावर एल्फा x की पावर माइनस ऑफ एल्फा +1 qx। यहां पे एल्फा की वैल्यू क्या है? -1, तो एल्फा की जगह -1 ही तो पुट किया है। हाँ, -1 आएगा। ऐसा आएगा? नहीं, सही है। और यहां पे अंदर भी ठीक है, और इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये तो कैंसिल आउट हो गया। 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, फिर वापस से इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ठीक है, कल आईआईटी जैम वालों का ऑफ है, नेट वाले बच्चों की क्लास होगी, ओनकार सर लेंगे कंप्लीट। आज है लीनियर की डाउट क्लास? नहीं है? वो जो भी है, सर ने बोला है कल 4 घंटे ओनकार सर क्लास लेंगे नेट वाले बच्चों का, परसों भी ओनकार सर क्लास लेंगे नेट वाले बच्चों का। संडे को टेस्ट होगा या नहीं होगा वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा आपको। ठीक है, कल और परसों दोनों दिन। एक सेकेंड, कल रियल नहीं है।